चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। लास्ट टॉपिक चल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, वेरिएशन और वेरिएंस वाला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस वाला टॉपिक था। स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने आपको बताया कि डेविएशन डिटरमाइंस रिस्क। जितना ज्यादा डेविएशन होगा एक एवरेज प्राइस से, उतना आपको रिस्क फील होगा कि यार ये शेयर प्राइस तो कुछ ऊपर नीचे एकदम से हो जाता है, तो रिस्की प्रोजेक्ट है। बिजनेस में भी सेम चीज हो सकती है, अगर रेवेन्यूज सर्टन ना हो तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ऐसे कोई बिजनेसेस हैं आपके ध्यान में जहाँ पे रेवेन्यू की कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है? रिस्की बिजनेस, पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, चलेगा नहीं चलेगा, कभी रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है कभी बहुत कम आता है, ऐसा भी हो सकता है होने। स्टार्टअप्स में नए स्टेज पे हो सकता है कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी कम है तो काम कम आ रहा है, कभी एकदम से डिमांड आ गई, कभी एकदम से कम हो गई, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये चीज जो है वो डिपेंड करता है, ऐसे हर इंडस्ट्री में हो सकती है, सीजन होता है हर चीज का, तो कभी एकदम स्पाइक आ जाता है, कभी एकदम से काम कम भी हो जाता है, तो वो बिजनेस रिस्क तो हमेशा रहने वाला है। और ऐसा नहीं कि एक बिजनेस में, किसी में भी हो सकता है। एयरलाइन बिजनेस की बात करो तो हो सकता है ना कभी ज्यादा बुकिंग्स नहीं आ रही, तो देखो जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर लोग ये सब चीजें कट डाउन कर देते हैं। अच्छा, जो लग्जरी आइटम्स होती है जैसे होम डेकोर हो गया या लग्जरी ब्रांडेड चीजें हो गई, लग्जरी शूज हो गए, बैग्स हो गए, वॉचेस हो गई, इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है। क्योंकि बहुत जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग पहले नेसेसिटी पूरी करते हैं कि यार मैं अब घर का राशन पानी भरूंगा या महंगी घड़ी खरीदूंगा, तो मैं पहले राशन भरूंगा, तो वो सब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये सब चीजें भी होती है, तो ये हर बिजनेस में हो सकता है। डेविएशन या वोलेटिलिटी से हम रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है उसमें फिर इन्वेस्टर रिटर्न ज्यादा मांगेगा और आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है, तो वो पैरामीटर उसमें हेल्प करता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कैसे है, उसके लिए जो कैलकुलेशंस थी वो हम वो सम के अंदर देख रहे थे। ये वाले सम पे बात हो रही थी, इलस्ट्रेशन 12। हाँ, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने ट्राई भी किया ही होगा, प्रोबेबिलिटी का यूज भी किया हुआ है, तो समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, कंपैरिजन ही होना है अगर डेविएशन निकालना है। एक प्रोजेक्ट का डेविएशन निकाल के क्या करोगे, कंपेयर किसके साथ करोगे, तो सम्स में भी दो आएंगे। प्रोजेक्ट ए में बोला है कि ये पॉसिबल कैश फ्लोज है और इनके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आपको दे रखी है। सेम चीज प्रोजेक्ट बी में। अब हमें गिनना है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो एक्सआई होते हैं अपने, मतलब ऑब्जर्वेशंस, उन सबका हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं एक्स बार, फिर उससे कंपैरिजन करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे वही किया है, मीन फाइंड आउट करते हैं। अब मीन कैसे फाइंड आउट करे, आपने कैसे फाइंड आउट किया, सिंपल एवरेज निकाला या फिर कुछ और कैलकुलेशन किया? अगर सिंपल एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है, देख लो, सीधा डिवाइड हो जाएगा, 6, 12, 20, 20 डिवाइड बाई 4, 5000, वही आ रहा है, आ गया मीन 5000। फिर हम क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक एक्सआई को वो मीन से कंपेयर करते हैं। देखो वही किया है, 2000 माइनस 5000 कितना आ गया, 3000, 4000 माइनस 5000, 1000, ऐसे करके सबका मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन से जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से चले तो उसके बाद क्या होता है, इसका स्क्वायरिंग, ठीक है, एक्सआई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, समझ आया? तो इसका स्क्वायरिंग, स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव साइन चला जाएगा, आपको पता है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बाद में ना प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्सआई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। इसको प्रोबेबिलिटी बोलो, वेट बोलो, एक ही बात है। फिर बाद में इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं, वैसा होगा। तो ये मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज आ गई। अब ये जो वैल्यूज आ रही है इसका करना है आपको टोटल, ये रहा। तो ये ऐसा होगा, एक्सआई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और इसका समेशन, इसका समेशन। ये जो पूरा आता है ना, ये अमाउंट आपके सामने ये रहा, 42 लाख। अब ये आने के बाद आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बी में भी सेम कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट बी में सेम कैलकुलेशन करके क्या अमाउंट आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1612। अब जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों में से ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा, ए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये टाइप के सम्स में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे ऊपर आपको कुछ करना नहीं। बोलो, क्लियर हो रहा है क्या था?
नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब ये कहाँ काम लगता है, इसका फॉर्मूला देखें ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का तो कुछ ऐसा है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपन ने फाइंड किया वो डिवाइड बाई एक्स बार। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार। यहाँ पे ये नीचे एक पैरामीटर ले लिया। अब ये क्यों काम आता है, बिकॉज अगर दोनों प्रोजेक्ट्स का एक्स बार अलग अलग है तो आपको फिर बाद में ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसी के ऊपर वाला जो इलस्ट्रेशन था वही देख लो। जैसे ये प्रोजेक्ट बी था, प्रोजेक्ट बी का एवरेज कितना था 5000, प्रोजेक्ट ए का एवरेज भी सेम था 5000। तो अगर दोनों प्रोजेक्ट्स का मीन या एवरेज सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अगर एक का एवरेज 5000 है, दूसरे का एवरेज 6000 है, फिर कैसे काम होगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो अलग अलग बेस पे आया होगा ना, एक का 5000 के एवरेज के हिसाब से, एक का 6000 के एवरेज के हिसाब से। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि ऐसे केस में आप ये फाइंड कर लो। तो नीचे अपने आप वो जो एवरेज वाला फैक्टर है ना, जिसकी वैल्यू अलग अलग है, वो अपने आप कंसिडर हो जाएगा। तो जैसे पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था 2050, बट उसका मीन था 5000। दूसरे का मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 1620, बट उसका मीन है 6000। तो ये जो डिफरेंस का जो पॉइंट है ना, वो अपने आप वहां पे कंसिडर हो जाएगा। और फिर जो आपको मिलेगा वो होगा पर यूनिट वाला, मतलब नीचे 1 रहेगा, वैसा कोएफिशिएंट आ जाएगा। और फिर इसको कंपेयर कर सकते हैं हम, ज्यादा रिस्की कौन सा, कम रिस्की कौन सा। तो कब कौन सा यूज करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकाले और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कब निकाले। बहुत सिंपल है, अगर एक्स बार या एवरेज सेम है दोनों प्रोजेक्ट का तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे आप जो कंपैरिजन करोगे वो रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर दोनों का एवरेज ही अलग है, एक का मीन 5000 है, एक का 7000 है, 6000 है, तो फिर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे आंसर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे बाई एक्स बार, और फिर जो कोएफिशिएंट आएगा उसके बेसिस पे आंसर देंगे। अगेन, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो ज्यादा रिस्की, जिसका कोएफिशिएंट छोटा वो कम रिस्की, वो सेम ही रहने वाला है। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ना, वो सेम टाइप का सम है, लेकिन उसमें मीन अलग अलग होगा मेरे हिसाब से। आंसर में से भी देख सकते हैं। देखो, इसका मीन है 410 और प्रोजेक्ट बी का जो मीन है वो है 440। तो अगर मीन अलग अलग है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद का स्टेप करना ही पड़ेगा। तो ये एक सम हो गया। अब इलस्ट्रेशन 13 आप ट्राई करोगे तो सेम है, जैसे 12 था वैसे ही 13 वाला है, बस लास्ट में वो कोएफिशिएंट निकालने वाला स्टेप एक्स्ट्रा। तो एक बार ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो फिर से अपने आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा, देखो कंपैरिजन किया हुआ है आपके सामने, ये सॉल्यूशन डन, समझ आ रहा है। चलो आगे देखें, सेंसिटिविटी टेक्निक या सेंसिटिविटी एनालिसिस। इन्होंने जो समझाया है सेंसिटिविटी, वो एक अप्रोच है, बट एक दूसरा अप्रोच भी होता है। मैं पहले दूसरा वाला बता रहा हूँ, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, फिर बुक की लैंग्वेज पे आएंगे। तो सेंसिटिविटी क्या होता है वो आप इन जनरल समझ लो, बुक को छोड़ दो चलेगा, उसकी लैंग्वेज जाने दो अभी। सेंसिटिविटी एनालिसिस देखो क्या बोल रहा है। नॉर्मली वर्ड सेंसिटिविटी का कुछ मतलब समझा सकते हो, कहीं ये वर्ड सुना हो आपने? व्हाट इज सेंसिटिविटी? ह्यूमन बिहेवियर के लिए बोलते हैं। हाँ, सेंसिटिव है कोई, छोटी छोटी बात में बुरा मान जाता है, ठीक है। बच्चों में भी होता है ना, स्कूल में भी ऐसे दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। एक को टीचर ने थोड़ा सा कुछ गुस्से में बोल दिया ना, बेचारा रोने बैठ जाता है, एकदम आंसू आ जाता है आंखों, लिटरली रो रहा है। टीचर को गिल्टी फील हो रहा है, बोले बेचारा इमोशनल बच्चा है, कहाँ डांट दिया इसको इतना, ठीक है, इससे प्यार से बात करनी पड़ेगी। एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा भी होता है क्लास में, उसको ऐसे खिड़की से उल्टा भी लटका दोगे ना, फिर बाहर निकालोगे वैसा के वैसा, मतलब ढीठ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मारो पीटो क्लास से निकाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर टीचर्स को भी फिर ध्यान रखना पड़ता है कि ये सीधी भाषा में नहीं समझेगा, भाई तू इधर आ, तेरे से वैसे बात करनी पड़ेगी। और दूसरा होता है उसको एकदम प्यार से पोलाइटली समझाना पड़ता है कि उसको थोड़ा गुस्से में बोल दिया तो पूरा दिन रोता रहेगा। घर पे भी होता है ऐसा आपके साथ, ठीक है, सिबलिंग्स होते हैं, उसमें दो बच्चे भी होते हैं, तो घर में अलग अलग होते हैं। एक एकदम इमोशनल सेंसिटिव टाइप का, तो पेरेंट्स उससे एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, दूसरा वाला बोले इसको तो कुछ बोलो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसको कोई बिना बोले ऐसे तो थप्पड़ ही लगा दिया। अच्छा, उसके बाद भी हंस रहा है वो, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद ये चीज एकदम रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एकदम सामने वाले घर में ना दो बच्चे हैं, वो ट्विंस हैं, जुड़वा है, अभी 3.5 साल के हैं।
तो काफी साल से हमारे नेबर ही है वो, फैमिली भी, तो वो बच्चे हुए तब से हम उनको देख रहे हैं। तो 1-1.5 साल के तब से घर पे आते जाते रहते, सामने घर है एकदम, तो खेलते रहते हैं। अब 2-2.5 साल से उनको देख रहा हूँ, अभी बड़े हो रहे हैं। अब जो लड़का है वो ऐसा मतलब ढीठ है ना। हाँ, एक लड़का एक लड़की है, ट्विंस है, ठीक है। तो लड़का है ना वो एकदम मस्तीखोर है, एकदम शैतान है। तो उसको तो मैं ना ऐसे पैर से पकड़ के उल्टा भी लटका देता हूँ ना, तो भी हंसता रहता है। फिर उसको सीधा करूंगा तो फिर हंसेगा, वापस करो बोले। उसको ये भी नहीं फर्क पड़ रहा कि मैं उसको उल्टा लटका रहा हूँ, उसको फेंक रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो खुश हो रहा है। तो उसको पनिशमेंट जैसा कोई फील नहीं होता। उसको गुस्से में डांट दो, कुछ अब तो ऐसे ज्यादा उसको नहीं बोलते, उसकी मम्मी तो उसको थप्पड़ ही लगा देती है, हर छोटी बात पे चांटा खा रहा है, उसके बाद भी वो हंसता रहेगा। उसको जो करना है वही करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब लड़की है ना वो एकदम अलग है। उसको थोड़ा गुस्से में बोल दिया ना, तो या तो रोने लग जाएगी या गुस्सा हो जाएगी, बोला आपसे बात नहीं करूंगी, घर चली जाएगी, एकदम बिहेवियर अपोजिट। अब दोनों के साथ ना डील अलग से करना पड़ता है। ये लड़के को तो ऐसा है कि उसको तो ऐसे उल्टा पुल्टा लटका दो, कुछ भी कर लो, डांट डपट दो, कुछ नहीं बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सुधरेगा भी नहीं। लड़की को थोड़ा जोर से बोल दिया ना तो एकदम रोने लग जाएगी। अब ये नेचर उल्टा भी हो सकता था, जेंडर बेस नहीं है लेकिन पर्सन बेस है ना, पर्सन टू पर्सन वो बिहेवियर अलग होता है। तो सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि किसी को छोटी सी बात का बहुत बुरा लग जाता है और किसी को गालियां भी दे दो उसको असर नहीं होता है। बात वो है। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी को अपने कैसे रिलेट करें, अपने तो पैसों की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि अपने प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे ना, बिजनेस प्रोजेक्ट्स में। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल फ्रेम करता हूँ तो ही मालूम पड़ेगा। एक अपना एनपीवी वाला एक केस है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपने 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगाए। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही 10% पर एनम अपना स्टैंडर्ड। प्रोजेक्ट की कुछ लाइफ है 4 साल की, और सीएफएटी आपको दे रखा है 4 लाख रुपए पर एनम। सिंपल रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अब इसके हिसाब से अपन एक एनपीवी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अगर प्रोजेक्ट हो तो एनपीवी कितना आएगा। एक बार फटाफट निकाल लो ना एनपीवी कितना आ रहा है। अब तो आता ही आपको, बार बार गिन के एकदम ग्रिप आ गई होगी। और सीएफएटी पर एनम सेम है, तो फिर वो कैसे हो गया पीवीफा। 267 अब वो 920946 चलेगा। अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना सबका, वो तो फैक्टर आप कितना लेते हो डेसिमल उसके ऊपर है। ये एनपीवी आ गया। अब देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे। एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, नाउ कम्स टू द टॉपिक सेंसिटिविटी। ये जो अपना एनपीवी है इसकी बात कर रही है, कितना सेंसिटिव है इसके ऊपर बात हो रही है। सेंसिटिव टू दीज फैक्टर्स। सपोज मैं इस डेटा में कुछ फैक्टर में कुछ चेंजेस करता हूं, तो उसका इस पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इनमें से अगर मैंने कुछ भी चेंज किया ना, ये सीधा चेंज हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे फॉर इंस्टेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है, मैं इसको बढ़ा रहा हूं बाई 10%, मतलब 10 का 20 नहीं कर रहा हूं, इसमें 10% का वेरिएशन आ रहा है, तो ये 10% के बदले कितनी हो जाएगी 11%। ठीक है, बात समझ आ रही। तो अगर ये 11% हो जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा। तो कितना असर पड़ेगा वो पता करना है, हो सकता है फाइंड कर सकते हो। इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ व्हाटएवर इट इज, मतलब 10 के बदले वो हो गई 11, तो एनपीवी पे कितना असर पड़ेगा। तो उसमें करना क्या, आपको वापस से सेम सम सॉल्व करना है, एनपीवी फाइंड आउट करना है 11% के हिसाब से, गिन के बताओ कितना आ रहा है, तभी आगे समझ आएगी कैलकुलेशन। दिस इज एनपीवी एट 10% पर एनम। टू 40972 ये आ रहा है 8, ठीक है, अप्रोक्स आ रहा है। अब देखो एनपीवी 10% पे इतना, 11% पे इतना, कुछ वेरिएशन आया कि नहीं आया। वो तो परसेंटेज बढ़ाओगे तो ड्रॉप होना ही था, बट कितना चेंज आया वो पता कर सकते हैं परसेंटेज में। 2,67,000 से वो 2,40,000 हो गया,
तो व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज टर्म्स, वो निकाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है उसको निकालने का। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में चेंज निकालना है तो 2,67,946 था, अब ये हो गया 2,40,978। ये इतना शिफ्ट हुआ। और पहले कितना था, बेस तो यही रहेगा जो पुराना वाला था, तो 2,67,946 दिस इज द बेस। और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। ये गिन के बताओ मुझे कितना हो रहा है परसेंटेज में। बोलो। 10.06। अरे अब देखो, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो चेंज किया वो कितना किया था, 10% बढ़ा दी थी। 10 का 10% मतलब 1% हो गया ना, मेरा बोलने का मतलब हो गया, तो वो 11 बन गया। ठीक है, 10 का 10%, वेरिएशन ऑफ 10%। उससे एनपीवी पे कितना असर पड़ा, 10%, 10.06 अप्रोक्सीमेटली। एनपीवी इतने से रिड्यूस हुआ। जितना आप ये बढ़ाओगे वो उतना रिड्यूस होगा, ये तो होने ही वाला है। तो जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने बढ़ाया उतना एनपीवी में फर्क पड़ा। अब यहाँ पे ना अगर हम एनपीवी की सेंसिटिविटी की बात करें टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम बोल सकते हैं कि मॉडरेटली सेंसिटिव है। 10% मैंने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बात बोल दी, बहुत ज्यादा गुस्से में बोल दिया, तो आपका बहुत ज्यादा बुरा मानना बनता है। मैंने आपको थोड़ा बहुत बोल दिया तो थोड़ा बुरा मानना बनता है, समझ आ रहा है। तो अब 10% चेंज किया ना मैंने, तो आपके एनपीवी में भी 10% ही असर आया। तो बोल सकते हैं थोड़ा को रिलेटेड है, मतलब मॉडरेटली सेंसिटिव है। जितना बुरा लगना चाहिए उतना ही बुरा लगा। ऐसा नहीं कि 10% बुरा 50% बुरा लग गया, वैसा नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस एनपीवी इज मॉडरेटली सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यही अगर मान लो ये चेंज 40% होता सपोज, तो हम क्या बोलते कि भाई एनपीवी इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10% का वेरिएशन आया, एनपीवी में सीधा 40% का वेरिएशन आ गया, समझ आ रहा है। तो हाईली सेंसिटिव, तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। बोलो, कुछ कंफ्यूजन अब पता चला क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसी सम में। आपको ये कुछ लिखना है तो एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये चीज बुक में नहीं है। एक बार लिख लो, देखना पड़ेगा मुझे भी। एक बार ये लिख तो लो। ठीक है, उन्होंने सेंसिटिविटी में जो समझाया ना उसमें दूसरे अप्रोच से समझाया, बट ये अप्रोच एक्चुअली मेन है, ये समझाना चाहिए था। तो आप ये लिखो, फिर मैं इसमें और ऐसे ऐसे और पॉइंट समझा देता हूँ, बाकी फैक्टर्स के साथ रिलेट करा देता हूँ।
बोलो, नोट किया? ठीक है, कुछ आइडिया लगा क्या हो रहा है? अब इसमें कोई दूसरा फैक्टर चेंज करके देखते हैं। चलो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ा देते हैं बाई 20%। 10 लाख का 12 लाख, बाकी का पूरा डेटा सेम। अब ओरिजिनल डेटा यूज करना 10% वाला, 11 वाला नहीं, तो फिर दोनों फैक्टर एक साथ चेंज हो जाएंगे। सॉल्व करके देखो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 12 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया 10%, लाइफ 4 साल, CFAT 4 लाख। सिक्स 7,946। ओके, तो ये वाला NPV पता है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब इसमें से 2 लाख सीधा माइनस कर देते तो भी सेम ही बात थी। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लास्ट में माइनस होता है, प्रेजेंट वैल्यू तो आपको उसी फैक्टर पे निकालना था, सीधा माइनस 2 लाख, खत्म, तो भी आंसर आ जाता है। वो करने के बाद रियलाइज होता है कि अच्छा बात तो वही है, NPV। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमने जो चेंज किया वो 20% का किया, लेकिन NPV में जो डिफरेंस आया वो आपके सामने। तो चेंज इन परसेंटेज गिन सकते हैं वापस से वही। पहले 2,67,000 था, अब सीधा 67,000 हो गया, और बेस तो वही रहेगा 2,67,000। परसेंटेज में निकाल के देख लो कितना हो रहा है। 74.64 है ना। 20% बढ़ाया, सीधा 74% का डिप। कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत भी छेड़ दिया ना, तो NPV में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो खर्चा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि NPV में डिक्लाइन बहुत आ जाएगा वैसा है। तो देखो, एक फैक्टर की तरफ मॉडरेटली सेंसिटिव 10%, एक फैक्टर की तरफ हाईली सेंसिटिव। ठीक है, सीधा 74% का चेंज। यहाँ 20% चेंज किया, सीधा 74 हो गया। बात समझ आ रही? यही अगर 74 के बदले से 0.74 होता तो आपने बोलते बहुत लीस्ट सेंसिटिव। वहाँ 20% बढ़ाया है, 1% का फर्क नहीं पड़ा, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात हो गई। एक्चुअल सेंसिटिविटी एनालिसिस इस तरीके से होता है। इन्होंने मॉड्यूल में जो वो सम दिया हुआ है वो थोड़ा अलग अप्रोच पे किया है, बट ये यहाँ तक पॉइंट है। इसमें आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है, पॉइंट समझ आ गया? तो सेंसिटिविटी वैसे कंसेप्ट वाइज तो कंप्लीट है। अब इन्होंने जो दिया हुआ है वो भी एक बार देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ले नहीं पाएंगे, फिर पीछे के आपके शेड्यूल में डिले हो जाएगा, बट स्टिल एक बार ट्राई करते हैं। चलो, ये छोटा टॉपिक है तो इसमें से ले सकते हैं।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी का यूज तो किया नहीं, समझा देता हूँ। देखो इनका अप्रोच कैसा है। यहाँ बता रहे हैं एबीसी जो है ना वो एक रिस्की इन्वेस्टर है, रिस्क लेने में मानता है। उसके पास दो प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, ए और बी। अब उसको डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। तो दोनों प्रोजेक्ट्स में ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और 5 साल का CFAT का फोरकास्ट दिया हुआ है। जैसे CFAT पर एनम फॉर 5 years, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी। अगर प्रोजेक्ट ए में वो इन्वेस्ट करता है और ऑप्टिमिस्टिक सोचता है कि सब अच्छा होगा, बेस्ट कमाऊंगा, ठीक है, तो पर एनम जो CFAT आएगा 30,000 रुपीज का आएगा। अगर वो थोड़ा एवरेज सोचता है, यार बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो भी ऑन एन एवरेज 20,000 आएगा। और अगर वो बहुत नेगेटिव भी सोचता है कि यार कम से कम, मतलब बुरे से बुरा भी हो गया तो कितना कमाऊंगा, कम से कम 15,000 पर एनम का CFAT आएगा। ये दिस इज प्रोजेक्ट ए। सेम प्रोजेक्ट बी में बात हो रही है। जो आपको डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है, कट ऑफ रेट, वो कितना है? 15%। अब करना क्या है, डिसीजन लेना है। तो हम हर केस में NPV निकालेंगे और कुछ भी नहीं करना, देख लो। और क्योंकि CFAT एनुअल बेसिस पे तो फटाफट आप कैलसी पे निकाल भी सकते हो, GT फैक्टर ही करना है। तो प्रोजेक्ट ए में 50,000 लगाने के बाद अगर ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो CFAT कितना अज्यूम करोगे? 30,000। GT फैक्टर मिल जाएगा, NPV आ जाएगा। तो GT फैक्टर निकाल के NPV फाइंड कर लिया। सिंपल जो अपन कर रहे हैं, 1 डिवाइड बाई 1.15, जितने साल का है उतना इक्वल टू, और फिर मल्टीप्लाई बाई 30,000। वैसे ही यहाँ पे भी निकाला, वैसे ही यहाँ पे भी निकाला, तो तीनों में NPV आ गया, वो आपको पता है। सेम प्रोजेक्ट डी में भी तीनों केस में अपना अपना NPV निकाल लिया। अब आ चुके हैं NPV, ये रहे, सॉरी, नेट NPV, ये NPV, ये NPV। इनको देख के डिसीजन लेना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। सेफ कौन सा लग रहा है ज्यादा? ए, क्योंकि प्रोजेक्ट ए में अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो 50,000 NPV आएगा, सब कुछ बुरा भी हुआ तो भी कम से कम लॉस नहीं होगा, और एवरेज तो एवरेज आ ही रहा है। प्रोजेक्ट बी में अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो इसके कंपैरिजन में बहुत हायर अमाउंट आ रहा है, देखो ये। लेकिन अगर बुरा हुआ तो दिख रहा है, तो रिस्क इसमें ज्यादा है ना, और एवरेज तो सेम ही आ रही है। बट ABC जो पर्सन है, बोला था इज अ रिस्क टेकर, तो उसकी अप्रोच के हिसाब से शायद वो इस प्रोजेक्ट पे जाएगा। बट किसी को सेफ रहना हो, प्रोजेक्ट ए पे जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये भी इन्होंने सम यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये उतना अच्छा एग्जांपल नहीं जितना आपको मैंने पहले दिया। वो आइडियल क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में वैसे ही समझाते हैं, इन्होंने इसके अंदर कुछ डिफरेंट टॉपिक रख दिया जो एक्चुअली में उतना रेलेवेंट नहीं है। तो दिस इज एन अप्रोच। बट सेंसिटिविटी में ऐसा है कि जो आपको बताया ना, वो क्वेश्चन ज्यादा लॉजिकली रिलेट करते हैं, बट वो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ऐड करा दिया कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में मिलेंगे तो फिर पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो सेंसिटिविटी यहाँ पे कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिसीजन ट्री, लेकिन वो अगर टाइम लेगा, उसमें बड़ा सम करवाना है, तो वो आज नहीं स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, फिर आपका वो लेबर लॉ टेस्ट भी है, तो दिस इज पेंडिंग। अब ये कल फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, उतना रखते हैं, ठीक है।